नमस्कार छात्रों, मैं मनीष कुमार जसवंत हाई स्कूल खिजरसराय से पुनः मैं आपके सामने अर्थशास्त्र का 11वें क्लास के लिए पार्ट लेकर आया हूँ। इस कक्षा 11 के खंड 1 के प्रथम चैप्टर अर्थशास्त्र का जन्म एवं परिभाषा में आज हम आपके सामने भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें रॉबिन्स की परिभाषा की हम व्याख्या करेंगे। इस परिभाषा को दुर्लभता संबंधी परिभाषा भी कहते हैं, या इसी परिभाषा को हम चयनात्मक परिभाषा भी कहते हैं, क्योंकि इस परिभाषा से एक लाइन जुड़ी हुई है, एक वाक्य जुड़ी हुई है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, वह निकलती है। अतः हम इसे जो है चयनात्मक परिभाषा भी कहते हैं। पिछले क्लास में आपने मार्शल की परिभाषा को देखा था, उसकी आलोचनाओं को देखा था, और उनके प्रमुख आलोचक प्रोफेसर रॉबिन्स थे। प्रोफेसर रॉबिन्स ने जिन जिन बिंदुओं पर मार्शल की परिभाषा की आलोचना की, उन आलोचनाओं को देखते हुए प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा अपने शोध में एक अर्थशास्त्र की नई परिभाषा दी, और उस नई परिभाषा को ही दुर्लभता संबंधी परिभाषा कहा जाता है या चयन संबंधी परिभाषा कहा जाता है। अब हम प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की हम विशद व्याख्या करेंगे। यहां हम देखें 1932 में प्रोफेसर रॉबिन्स जब तक अपनी किताब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस का प्रकाशन नहीं किया था, तब तक ऐसा मानना था कि मार्शल की परिभाषा एक तरह से अंतिम परिभाषा है, क्योंकि एडम स्मिथ ने धन पर विशेष जोर दिया था, परंतु प्रोफेसर मार्शल ने कल्याण पर जोर दे करके एक तरह से यह साबित करना चाहा कि अर्थशास्त्र का मूल मकसद धन कमाना नहीं, बल्कि धन कमाकर उससे मानव कल्याण प्राप्त करना है। ऐसा लगने लगा कि हाँ, अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधी जितनी त्रुटियां हैं सबका निदान कर लिया गया है। लेकिन जब 1932 में 1932 में प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस लिखा, तो अर्थशास्त्रियों का विश्वास डगमगाने लगा। इस पुस्तक में उन्होंने मार्शल की वर्गात्मक परिभाषा को खंडित करते हुए अपनी विश्लेषणात्मक परिभाषा दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपका आर्थिक, अनार्थिक, भौतिक, अभौतिक, सामान्य, असामान्य, इन सबों से अर्थशास्त्र का कोई मतलब नहीं है। अर्थशास्त्र का मतलब मनुष्य की सामान्य जिंदगी से है, और हर मनुष्य इसी समस्या से ग्रसित है कि उसके पास साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं अनंत होते हैं। सीमित साधन और अनंत आवश्यकताओं के बीच पारस्परिक संबंध क्या होंगे, या साधन को आवश्यकताओं के बीच में हम कैसे एडजस्ट करेंगे, यही मूल समस्या है, और इसी समस्या का निदान अर्थशास्त्र करता है। और इस तरह उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा अपनी किताब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में दी। आप देख सकते हैं यहां उनकी किताब इस तरह का है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। लॉर्ड रॉबिन्स इनका पूरा नाम था। अब हम उनके परिभाषा को उनके शब्दों में रखते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इन्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। फिर से सुन लें, इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इन्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब हम इस परिभाषा की मुख्य बातों को ध्यान में रखें तो परिभाषा के हिंदी रूप का हम विश्लेषण कर लें। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, सबसे पहले तो यह कहते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, यानी इनका पहला लक्ष्य था अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाना। विशुद्ध विज्ञान का मतलब क्या है कि जो कारण और परिणाम पर आधारित हो, जिसमें सिर्फ इस बात का अध्ययन हो कि व्हाट इज क्या है, न कि इस बात का अध्ययन हो व्हाट शुड बी क्या होना चाहिए। तो ये सबसे पहले कहते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। किस चीज का विज्ञान है? जो लक्ष्यों। अब हम पहले बात कर रहे थे सीमित साधन, असीमित आवश्यकताएं, यहां आ गया शब्द लक्ष्य। आपका दिमाग भटक चुका होगा कि सर बात कर रहे थे आवश्यकताओं का, साधनों का, ये लक्ष्य कौन सा वर्ड आ गया, और कह रहे हैं कि परिभाषा उन्होंने उनकी परिभाषा की सार है कि सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं। तो लक्ष्य आवश्यकता ही तो है, हमारे जीवन के उद्देश्य होते हैं। प्रतिदिन जब हम सोकर जागते हैं तो सुबह से शाम तक अपने उद्देश्यों के लिए प्रयासरत रहते हैं। वही उद्देश्य तो आवश्यकताएं हैं, यानी जो आवश्यकताएं तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले। एक तरफ हमको सुबह से ही आवश्यकताएं आनी शुरू हो जाती है जीवन जीने के लिए, दूसरे तरफ उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास साधन सीमित, और वो सीमित साधन विभिन्न उपयोग वाले हैं, वैकल्पिक उपयोग वाले हैं, यानी एक साधन का हम कई उपयोग कर सकते हैं।
जैसे मेरे पास 10 रुपए का नोट है, उस 10 रुपए के नोट से मैं पेन भी खरीद सकता हूं, कॉपी भी खरीद सकता हूं, लेकिन कोई एक ही चीज खरीद सकता हूं, क्योंकि पेन की भी कीमत 10 ही रुपया और कॉपी की भी कीमत 10 ही रुपया है। अब यही तो समस्या है कि 10 ही रुपये है, हमको दोनों की आवश्यकता है, तो दोनों में से किसी एक को ही खरीद पाएंगे ना। तो इस तरह से वैकल्पिक उपयोग है, तभी तो यह समस्या है कि चुनो, किसको चुनना है, और इस कारण अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान बन जाता है। अगर वैकल्पिक नहीं होते, जैसे ये पेन है, इसका काम सिर्फ लिखना है, यहां पर हमको चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दूसरी जगह हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। चुनने की आवश्यकता तब पड़ी जब उस सीमित साधन का वैकल्पिक उपयोग होता है, और उनके जो है सीमित साधन और लक्ष्यों के बीच जो परस्पर संबंध होते हैं, उस व्यवहार का अध्ययन ही अर्थशास्त्र करता है। इस प्रकार इनकी व्याख्या से स्पष्ट है, कि सीमित साधन, असीमित आवश्यकताएं, साधन वे जिनका वैकल्पिक प्रयोग होता है। इन कारणों से प्रत्येक मनुष्य के पास समस्या आती है, और यह समस्या आर्थिक समस्या बन जाती है। हर मनुष्य कल्पना लोक में नहीं जीता है। प्रत्येक मनुष्य की एक जिंदगी की सच्चाई होती है, वो सच्चाई होती है भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबों में पैसा खर्च होता है। तो जब पैसा खर्च होता है तो पैसे सीमित होते हैं, धन सीमित होते हैं, भौतिक वस्तुएं सीमित होते हैं, लेकिन उनके काम अनेक होते हैं। इन कामों के कारण और ये सीमित भौतिक वस्तुओं के कारण ही हमको चयन की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि ये सारे भौतिक वस्तु, चाहे वो वस्तु के रूप में हो, पैसा के रूप में हो, साधन के रूप में हो, सब के सब धन ही है। और एक तरह से हम यही कहें कि साधन के रूप में धन सीमित हो जा रहे हैं और कामें अधिक हो रहे हैं। तो धन जब सीमित हो रहा है तो समस्या तो यह आर्थिक हुई ना। तो एक तरह से आर्थिक समस्याएं उठ खड़ी होती है। आर्थिक समस्या यह उठ खड़ी होती है कि कम धन से अधिकतम संतुष्टि हम कैसे प्राप्त करें, यानी किस महत्वपूर्ण लक्ष्य को पकड़ें और किस कम महत्वपूर्ण लक्ष्य को छोड़ें ताकि हमको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो यहां पर हमने लिखा है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त किया जा सके, और यह समस्या सभी तरह के लोगों को है। आप थोड़ा सा रिवाइंड हो जाइए। मार्शल ने क्या कहा था? मैं सिर्फ सामान्य मनुष्य का अध्ययन करता हूं। सामान्य मनुष्य का मतलब जो भोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण में सहायक हो, ये काम जो करता हो। मैं कल्पना लोक के मनुष्य का अध्ययन नहीं करता हूं, जो समाज से बाहर रहता है उसका अध्ययन नहीं करता हूं। तात्पर्य क्या? मैं साधु, सन्यासियों, पागलों, ये सब का अध्ययन नहीं करता हूं। आप सोचिए, साधु, सन्यासी या कोई भी लोग हो, उनकी आवश्यकताएं हमसे कम जरूर है, लेकिन कुछ न कुछ आधारभूत आवश्यकताएं तो उनकी भी होती है ना। और इस समस्या से वो भी ग्रसित होते हैं। थोड़ी सी हम आर्थिक से हट जाएं तो उनके लिए अर्थ उनका समय भी बन जाता है। 24 घंटे के समय में किस टाइम में वो अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दें, किस टाइम में पूजा करें, किस टाइम में फूल तोड़ें, ये भी तो उनको चयन करना पड़ता है। तो चाहे चीजें आर्थिक हो या गैर आर्थिक, सब पर यह समान रूप से लागू होता है। और आपको पता है कि समय की भी कीमत होती है, तो फिर हम इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? यहां पर आप देख सकते हैं कि एक सन्यासी अपने छात्रों को विद्या का जो है दान दे रहे हैं, सिखला रहे हैं। यह निश्चित तौर पे इस बात को कबूल करता है कि वह समय जिसमें ये अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा उपयोगिता देने वाला यह कार्य उस समय के लिए होगा, तभी ये कर रहे हैं। अगर इससे ज्यादा कोई उपयोगी दूसरा कार्य होता तो वो उसको परफॉर्म करते, ना कि इसको करते। अब प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा को देखने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। जब अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है और परिभाषा का हम विश्लेषण कर चुके हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि इस चयन के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारण हैं। तो पहला कारण निकल के आया कि आवश्यकताएं अनंत हैं। एक आवश्यकता समाप्त होती है, दूसरी आवश्यकता खड़ी हो जाती है, और यह कई तरह से खड़ी होती है। एक तो होती है कि आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ते चला जाता है। कल आपके पास चलने के लिए साइकिल नहीं था, जब साइकिल होती है तो मोटरसाइकिल की इच्छा होती है, मोटरसाइकिल के खत्म होती है, मोटरसाइकिल होती है तो फिर कार की इच्छा होती है, फिर आगे और भी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। और इच्छा और आवश्यकता में थोड़ा अंतर है। इच्छा जो हम मन में सोचते हैं, काश मेरे पास हवाई जहाज होता। आवश्यकता उसे कहते हैं
जब इच्छा हो और इच्छा की पूर्ति के लिए साधन हो, यानी हवाई जहाज खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी, और जब हम पैसे को खर्च कर देते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, तो वह मांग कहलाता है। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर मैं बात कर रहा हूं आवश्यकता की पूर्ति की, यानी आवश्यकता की बात कर रहा हूं, तो आवश्यकताएं अनंत हैं। प्रतिदिन आप अपने दैनिक जीवन में ही देख ले, आप अपने पर्सनल लाइफ में ही देख ले, आप सुबह सुबह स्कूल जाते होंगे, स्कूल जाने के क्रम में आपके मन में स्कूल जाते समय और स्कूल से लौटते समय कुछ न कुछ बाजार से लेने की इच्छा होती होगी, कुछ खाने की इच्छा होती होगी, कुछ किताबें वगैरह नई तरह की खरीदने की इच्छा होती होगी, लेकिन सब पर भारी क्या पड़ता है? आपका पॉकेट की अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो जो चीज जरूरी होता होगा, या जिसके जरूरी का मतलब यह नहीं है कि आपके लिए लाभदायक, आपके लिए उपयोगी, उपयोगिता और लाभदायकता में अंतर है। शराबी के लिए शराब उपयोगी होता है, लाभदायक नहीं। उपयोगी इसलिए होता है क्योंकि मैंने पिछले क्लास में ही कहा है, क्यों किसी वस्तु के लिए हम क्या देना चाहते हैं, उपयोगिता का मतलब इससे है, न कि हम क्या देते हैं। उपभोग के पहले उपयोगिता मिलती है और उपभोग के बाद लाभदायकता मिलती है। जब हम बाजार में से ठेले पर सेव बिकते देखते हैं तो मन ही मन सोचते हैं कि 10 रुपए में कोई सेव मिलता देता तो मैं खा लेता। आप जाते हैं, आपको सेव 5-6 रुपए में मिल जाती है, यद्यपि कि सेव 5-6 रुपए में मिल जाती है, लेकिन सेव की उपयोगिता 10 है, क्योंकि आप 10 देना चाहते थे, आप उसके लिए तड़प 10 के बराबर थी। अब देखिए, सेव खाने के बाद खट्टा निकल गया या सड़ा निकल गया तो आप असंतुष्ट हो गए, आपके लिए हानिकारक हो गई। तो उपभोग के पहले उपयोगिता है, उपभोग के बाद लाभदायकता अथवा संतुष्टि आती है। तो यहां पर हम ये आवश्यकताएं की बात करते हुए हम ये कहते हैं कि हाँ, मानवीय आवश्यकताएं अनंत हैं और आवश्यकताएं जो है आपकी विभिन्न उपयोगिताओं से बंधी होती है। कौन सी आवश्यकताएं अधिक उपयोगी है और कौन सी आवश्यकताएं कम उपयोगी है। जो ज्यादा उपयोगी है उसको हम खरीदते हैं और जो है उसको ग्रहण करते हैं, और कम उपयोगी को हम छोड़ देते हैं। अगली हम पॉइंट देखें, सभी आवश्यकताएं समान महत्व की नहीं होती। पिछली पॉइंट यही अंशतः उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। कोई आवश्यकताएं अधिक उपयोगी होती है, कोई आवश्यकताएं कम उपयोगी होती है। जो कम उपयोगी होती है उसको हम हासिल करते हैं और जो अधिक उपयोगी होती है उसको हम छोड़ देते हैं। फिर से एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, उपयोगिता का लाभदायकता से कोई मतलब नहीं है। कोई वस्तु उपयोगी है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि लाभदायक है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि उपभोग के पहले उपयोगिता होती है। एक और छोटा मैं उदाहरण दे देता हूं, क्योंकि मतलब इससे नहीं है कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मतलब इससे है कि आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। आप परीक्षा देने गए हो, जो ही एग्जामिनेशन हॉल के गेट पर जाते हो आपका कलम खो जाता है, कलम खो जाती है। वैसी अवस्था में आप मन ही मन सोचते हो कोई 100 रुपए में भी मुझे कलम दे देता तो मैं ले लेता, यद्यपि कि आपका एक साथी आपको मुफ्त में दे देता है। अब उस कलम की उपयोगिता 0 नहीं हुई बल्कि 100 हो गई, क्योंकि आप तो 100 देना चाहते थे ना। अब यदि उस कलम से आप लिख रहे हैं और उसकी नींव टूट गई तो ये नहीं कहेंगे कि वह अनुपयोगी हो गया, असंतुष्ट हुए, यानी उसका लाभदायकता और हानिकारकता से संबंध जुड़ेगा। कब? जब आप कलम का उपयोग कर लिए तब ना, उपभोग कर लिए तब ना। उपयोगिता तो आपको पहले ही मिल गई थी, वरना आप पैसे देने के लिए क्यों तैयार होते। तो हम समझते हैं अब इस मायने में आप बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। तीसरी चीज, आवश्यकता की तुलना में साधन सीमित होते हैं। स्पष्ट बात है, आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं और साधनों को आवश्यकताओं के महत्व अनुसार हमें खर्च करना पड़ता है। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात करूंगा, इसके बारे में पीछे भी चर्चा कर दिया था मैंने कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। अगर साधनों का वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता तो ये 3 कारण, असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन, आवश्यकताओं का एक दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण होना, ये तीनों होते हुए भी चयन की समस्या से हमें नहीं गुजरना पड़ता। मैं फिर कह रहा हूं, इस कलम की सिर्फ एक ही उपयोगिता है, लिखना, तो इसके साथ कोई चयन की समस्या नहीं है। लेकिन मेरे पैकेट में 100 रुपए को जो नोट हैं उससे दिन भर में 10 काम 100 रुपए के किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे करना होगा एक ही काम। ऐसी अवस्था में ही तो चयन की समस्या से गुजरना पड़ेगा। यानी वैकल्पिक का मतलब कई प्रयोग, एक साधन के कई प्रयोग के कारण चयन की समस्या से हमें गुजरना पड़ता है। यहां आप ध्यान से देखें
इस जगह पर एक तस्वीर है, यह बता रहा है कि आदमी सुबह से इसी चिंता में रहता है कि मेरी दिन भर की आवश्यकताएं कैसे पूरी हो, या मेरे भविष्य की आवश्यकताएं कैसे पूरी हो, क्योंकि साधन सीमित है। अगर साधन सीमित नहीं होती तो यह व्यक्ति चिंतित नहीं होता। अब हम इन आधार पर रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताओं को देखते हैं। रॉबिन्स की परिभाषा में रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक कर दिया है। व्यापक इस मामले में कर दिया है कि साधन सीमित है और आवश्यकताएं अनंत हैं। यह अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर लागू होता है और हर तरह की व्यवस्था पर लागू होता है, चाहे वह पूंजीवादी व्यवस्था हो, चाहे वह समाजवादी व्यवस्था हो। पूंजीवादी व्यवस्था में जो लाभ की धारणा पर आधारित है, जिसमें निजी संपत्ति का बोलबाला होता है, उसमें भी एक एंटरप्रेन्योर को, एक साहसी को यह निर्धारित करना पड़ता है कि हमारे पास कितने साधन हैं और हमारी वस्तुओं की मांग कितनी है। उसके आधार पर हम प्रोडक्शन करें, किन वस्तुओं की मांग ज्यादा है, ताकि उसके ऊंचे मूल्य रख करके लाभ अधिक कमाया जा सके। समाजवादी व्यवस्था में इस बात की प्रायोरिटी सरकार देती है, प्राथमिकता देती है कि जनता की जरूरी आवश्यकताएं कौन है, किसके बिना डेवलपमेंट रुक जाएगा, उन पर हम सीमित साधनों को खर्च करें। दूसरी पॉइंट है, यह संपूर्ण मानव व्यवहार का अध्ययन है। मैंने पहले ही कहा है कि चाहे व्यवहार आर्थिक हो या गैर आर्थिक, यह सबका अध्ययन करता है। अरे मूल इससे कोई लेना देना नहीं है। मूल लेना देना इस बात से है कि सीमित साधन का असीमित आवश्यकताओं से क्या संबंध है, और यह तो संपूर्ण मानव व्यवहार के अंदर आता है। यहां पर आप देख सकते हैं, चाहे उद्योग क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, सब में तो यही समस्या है। किस वस्तु का प्रोडक्शन करें, कितना करें, किसके लिए करें, किसका प्रोडक्शन करें, इसका सिलेक्शन करना होगा। क्योंकि देश में जिस वस्तु की मांग होगी उसी का ना प्रोडक्शन करेंगे, जिसकी आपकी जरूरत होगी उसी का ना प्रोडक्शन। दो ही कारणों से किया जाएगा, या तो लाभ कमाने के लिए या स्व उपभोग के लिए। तो या तो जिसकी आपकी जरूरत होगी उसका कीजिएगा, या जिसका देश में बिक्री होगा उसका कीजिएगा। कितना किया जाए, इसके डिमांड करता कि कौन कौन से लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन की रेशियो क्या है, कैसे किया जाए, आपके पास साधन कितने हैं, इतने साधन क्या है जिससे टेक्नोलॉजी, मजबूत टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। इन सारी चीजों पर यह निर्भर करती है। ये चाहे उद्योग हो या कृषि हो। आज कृषि भी उद्योग का दर्जा अमीर देशों में ले चुका है। बहुत कम जनसंख्या बहुत अधिक उत्पादन करती है। जैसे भारत में 52% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है और कुल देश के उत्पादन का लगभग जो है मात्र 15% उत्पादन करती है। 52% जनसंख्या, 15%। लेकिन पता है अमेरिका में 2% जनसंख्या कुल देश के उत्पादन का 2% उत्पादन करती है। यानी जीडीपी में वहां कृषि का हिस्सा 2 से 2.5% है और भारत में जीडीपी का हिस्सा कृषि में जो है 15% है। आप सोचिए, यहां 52% लोग 15% उत्पादन कर रहे हैं। इसका मतलब शेष 85% उत्पादन, तो शेष बचे 48% लोग कर रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि कृषि में उच्च टेक्नोलॉजी का यहाँ यूज उतना नहीं हो रहा है जितना अमेरिका में हो रहा है, क्योंकि वहां प्रोडक्शन और जनसंख्या का रेशियो बराबर है। 2% लोग लगे हुए हैं, 2% जीडीपी में हिस्सेदारी है। चलिए हम आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। अर्थशास्त्र का संबंध भौतिक कल्याण से नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र का संबंध भौतिक कल्याण से है। रॉबिन्स ने उनकी आलोचना की, कहा कि भौतिक कल्याण से कोई संबंध नहीं। आप भौतिक कल्याण से इसका संबंध हम कैसे रख सकते हैं? युद्ध होता है, युद्ध में कोई देश की क्षति होती है, किसी देश को मुनाफा होता है, इससे भौतिक कल्याण तो नहीं मिलता है। लेकिन क्या वो जो है अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं है? उससे अर्थव्यवस्था इधर उधर नहीं होती है। नशीली वस्तुओं के व्यापार से क्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ता है? अतः अर्थशास्त्र का संबंध किसी भी चीज से हो, लेकिन भौतिक कल्याण से इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध अगर सिर्फ है तो सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के बीच पारस्परिक संबंध से है। हमको इससे मतलब नहीं है कि कल्याण होता है कि नहीं। अगर कल्याण की बात करते तो एक शराबी शराब नहीं पीता, क्योंकि उसको खरीदने में उसे पैसा लगता है। वह जरूर अर्थशास्त्र का हिस्सा है। हम तो सिर्फ इतना अध्ययन किए ना कि इतनी शराब की बोतल इतने लोग खरीदे,
खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका शराब से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है कि अनुकूल असर पड़ता है, अर्थशास्त्र को इससे लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये विशुद्ध विज्ञान की ओर ही जा रहे हैं। अगली पॉइंट हम देख रहे हैं, आ ही गया, अर्थशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, यानी अर्थशास्त्र का संबंध सिर्फ इस बात से है कि वस्तुएं क्या है। पोटेशियम साइनाइड एक जहर है, अब इसका प्रयोग कहां करना चाहिए नहीं करना चाहिए इससे अर्थशास्त्र को कोई लेना देना नहीं है। हम एक रिसर्चर की तरह यह तथ्य निकाल करके रख दिए कि इसका ये असर इस वस्तु पर ऐसा होगा। अब आपको किस वस्तु पर कैसा प्रयोग करना है अपनी आवश्यकता अनुसार, इस पर अर्थशास्त्र कुछ नहीं कहता है। यानी हम सिर्फ इस बात का अध्ययन करते हैं व्हाट इज, नॉट व्हाट शुड बी। क्या है इससे मतलब है, क्या होना चाहिए से हमारा मतलब नहीं है। याद रखेंगे कंपटीटिव भी है। व्हाट इज का तात्पर्य क्या है, विशुद्ध विज्ञान से। व्हाट शुड बी का मतलब क्या है, आचार शास्त्र से, यानी आदर्शवाद से। रॉबिन्स का अर्थशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, न कि आचार शास्त्र है। अगली पॉइंट को हम देखते हैं, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। इसको थोड़ा सा समझ लेना होगा, क्योंकि ये एक शब्द आता है तटस्थ, अंग्रेजी होता है इंडिफरेंस। हालांकि ग्रेजुएट के क्लास में आपको इंडिफरेंस एनालिसिस से अलग पढ़ना ही होगा। तो अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। जब एक तरफ ये अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान कहते हैं, तो उसके आधार पर ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र का इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा उद्देश्य अच्छा है और कौन सा उद्देश्य बुरा है। इस पर निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थशास्त्र तो सिर्फ इस बात की चर्चा करता है कि साधन ए बी सी डी हैं, आवश्यकताएं 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक हैं। ए साधन 9 में भी काम करेगा, ए साधन 2 में भी काम करेगा, ए साधन 3 में भी काम करेगा। आपकी जहां मर्जी लगाओ आप अपनी आवश्यकता अनुसार। मैं ये बताने वाला कौन होता हूं कि आप यहां पर लगाइए तो आपको ज्यादा फायदा होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अतः उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, उद्देश्य से उदासीन है, उद्देश्यों पर इसे कुछ बोलने का हक नहीं है। या ये कहें कि उद्देश्यों के बारे में उचित या अनुचित शब्द ये इस्तेमाल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम देखें, अब आगे हम देखते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इन विशेषताओं के बाद कुछ अर्थशास्त्रियों ने इनके संतुलनवादी परिभाषा यानी वैज्ञानिक परिभाषा, या हम ये कहें कि अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान मानने वाली परिभाषा के बाद ये मानकर चले थे कि अब अर्थशास्त्र पर आगे और कुछ लिखे जाने की जरूरत नहीं है, यानी परिभाषा के संदर्भ में और परिभाषा की जरूरत नहीं है। खासकर एक अर्थशास्त्री जिसका नाम मैकफाई है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां तक कह दिया था कि रॉबिन्स की परिभाषा अंतिम है और इस विषय पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप छात्र हैं, आपको भी पढ़ने में तार्किक लगा होगा कि वस्तुतः सब कुछ तो यही समस्या से घिरा हुआ होता है। और आप ही को क्यों, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बुद्ध को भी यही लगा था। उन्होंने भी तो यही कहा था, संसार में दुख ही दुख है और दुख के निवारण का मार्ग है। निवारण का मार्ग वही है कि सीमित साधन को असीमित आवश्यकताओं में एडजस्ट करना है, कुछ को छोड़ना है। उन्होंने कहा था तृष्णा को छोड़ दो, तो तृष्णा वही तो है कि सब आवश्यकताओं को हम शांत करना चाहते हैं, कुछ आवश्यकताएं तो छोड़नी ही होगी ना। तो एक तरह से सबको यह लगा कि हाँ बिल्कुल तार्किक है, लेकिन इन्होंने जो अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाने की कोशिश की और यह कह दिया कि चाहिए पर इसे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इसे उद्देश्यों के औचित्य और अनौचित्य पर प्रकाश डालने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ये नहीं बतलाने वाला हूं, अर्थशास्त्र ये नहीं बतलाने वाला है कि कौन सा उद्देश्य अच्छा है और कौन सा बुरा है। इस आधार पर अर्थशास्त्रियों ने कहा कि यह तो निराशावादी विज्ञान है और साफ तौर पे कहा कि अर्थशास्त्र का काम सिर्फ औजार बनाना ही नहीं, उसका व्यवहारिक प्रयोग करना भी होना चाहिए। अर्थशास्त्र को यह भी बतलाना काम है कि यदि मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है, यह सिद्धांत का निर्माण हुआ, तो मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है, यह सिद्धांत का निर्माण हुआ, तो कौन सी वस्तुओं के मूल्य अभी बाजार में घटाना जरूरी है ताकि जनता तक वो पहुंच सके। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य अवस्थाएं पूर्ववत रहे तो मूल्य घटने पर मांग बढ़ेगी। चलिए, यह सिद्धांत हो गया रॉबिन्स का। हालांकि यह मार्शल का सिद्धांत है, लेकिन रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र सिद्धांत निर्माता है, तो चलिए अर्थशास्त्र का यह सिद्धांत बन गया रॉबिन्स के अनुसार। अब
उसी सिद्धांत के अनुसार यह प्रयोग करता है, चाहे एक उत्पादक हो या एक देश का शासक हो। उत्पादक यह देखता है कि हमारी वस्तु की बिक्री घट रही है कि बढ़ रही है। यदि घट रही है तो बिक्री बढ़ाने के लिए मूल्य घटा देगा। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार किया तब तो। और सरकार यह देखती है कि गरीबों के पहुंच से कौन सी वस्तु बाहर हो रही है। अगर यह वस्तु बाहर हो रही है तो उस पर टैक्स कम कर दो, उसकी कीमतें घट जाएगी और वो गरीबों की पहुंच में आ जाएगी यदि बहुत जरूरी है तो। वास्तविक जगत में हम इसी तरह का अर्थशास्त्र तो देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का काम सिर्फ औजार निर्माण करना नहीं बल्कि औजारों का व्यवहारिक प्रयोग भी है। इन आधारों पर रॉबिन्स की परिभाषा की कई बिंदुओं पर आलोचना की गई है। एक उदाहरण में आप देख सकते हैं, अच्छी तरह पहचान भी रहे होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं बैठे हुए और अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अर्थशास्त्री उन्हें अच्छे बुरे का ही तो सलाह दे रहे होंगे, क्या कि ये नीतियां अच्छी है, ये नीतियां में ये सुधार चाहिए, ये नीति नहीं लागू होनी चाहिए, ये नीति लागू होनी चाहिए। ये क्या है? अर्थशास्त्र का व्यवहारिक प्रयोग यही तो है। 40 अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक चली थी पिछले साल। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद स्पष्ट है कि रॉबिन्स की परिभाषा में भी कुछ त्रुटि है और उन त्रुटियों को हम गौर से देखें कि रॉबिन्स की परिभाषा में क्या त्रुटि है। पहली त्रुटि यह निकल करके आता है कि कल्याण का अप्रत्यक्ष विचार है इनकी भी परिभाषा में। मिस्टर रॉबिन्स, आप हमको यह बताइए कि आप ये कहते हैं कि सीमित साधन को असीमित आवश्यकताओं के बीच में हमें एडजस्ट करते हैं ताकि अधिकतम संतुष्टि मिले। तो अधिकतम संतुष्टि का तो मतलब यही ना है कि कल्याण कैसे प्राप्त हो। जब आप संतुष्टि की बात करते हो तो कल्याण का विचार चोर दरवाजे से आपके परिभाषा में घुस जाता है। जिस कल्याण की बात को लेकर के आपने प्रोफेसर मार्शल की कटु आलोचना की थी, उस कल्याण के बिना आपकी परिभाषा भी पूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे आप जो कुछ भी कहो। अगला हम देखते हैं, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ नहीं रह सकता। कहते हैं अर्थशास्त्र के बारे में रॉबिन्स ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा उद्देश्य अच्छा है और कौन सा उद्देश्य बुरा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि विभिन्न उद्देश्य हैं और विभिन्न साधन हैं, बस इनके बीच में इनका आपसी रिएक्शन क्या होगा, किस उद्देश्य को छोड़ेंगे, किस उद्देश्य को पकड़ेंगे, ये देखना हमारा काम है। हमको ये देखना काम नहीं है कि किसको पकड़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। है और चाहिए में फर्क को दिमाग में हमेशा बना कर रखिए, क्योंकि है और चाहिए में ही सारा रॉबिन्स की परिभाषा घूम जाता है। इसको यह मत समझिए कि बस एक शब्द का अंतर है, एक तरफ है और एक तरफ चाहिए, माइनर फर्क है। क्योंकि है का मतलब सिर्फ यही यहां बार बार बताना चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ ये बताता हूं कि इतने उद्देश्य हैं, इतने साधन हैं, इनके बीच में अभिक्रिया कैसे होगी, यानी कौन से साधन कौन से उद्देश्य के लिए लगेंगे। मैं ये निर्णय देने वाला नहीं हूं कि किसके लिए लगनी चाहिए, कौन से साधन किस उद्देश्य के लिए लगनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ नहीं रह सकता। कहा कि नहीं, आप जो कहते हैं कि भला बुरा का निर्णय नहीं देगा अर्थशास्त्री, बिल्कुल देगा। यह एक सामाजिक विज्ञान भी है, यह नेचुरल साइंस नहीं है, यह निर्जीवों का अध्ययन नहीं करता है, यह वस्तु के वेग का अध्ययन नहीं करता है। यह अध्ययन करता है मनुष्य के मस्तिष्क का, मस्तिष्कीय व्यवहार का, मनुष्य के मनोविज्ञान का, मनुष्य की आदतों का, मनुष्य के रुचि का, मनुष्य के फैशन का। ऐसी अवस्था में यह सामाजिक विज्ञान बन जाता है। और यह मनुष्य के मस्तिष्कीय सोच हर क्षण बदलते रहता है। जब बदलते रहता है तो समाज की स्थिति भी बदलते रहती है, समाज का ताना बाना भी बदलते रहता है। और इन बदलती परिस्थितियों में अर्थशास्त्री तो ये बताएगा कि किस कंसेप्ट से काम किया जाए अर्थव्यवस्था में। यही तो फर्क है। अर्थात एक सामाजिक विज्ञान होने के नाते आपको उद्देश्यों के औचित्य और अनौचित्य पर प्रकाश डालना होगा। अगला पॉइंट हम इनकी आलोचना को देखें, वास्तविक विज्ञान मानना अनुचित। मैंने इसके बारे में पीछे भी कह दिया है, उसी चीज को यहां पर रखा गया है। वास्तव में अर्थशास्त्र सिर्फ सिद्धांत निर्माण करने वाला नहीं है, बल्कि सिद्धांत का प्रयोग करने वाला भी है, यानी समस्या का समाधान हेतु व्यवहारिक प्रयोग भी बताता है। इस तरह यह नैतिक विज्ञान भी है। और इतना ही नहीं, मैं इस पॉइंट को जब पीछे बतला दिया था तो फिर क्यों लिखा, इस कारण लिखा कि रॉबिन्स ने ही अपनी एक पुस्तक में, जिसका नाम इकोनॉमिक प्लानिंग था,
उसमें स्वयं समस्या को सुलझाते नजर आते हैं। उसमें बताते हैं कि देश के संसाधनों को कैसे यूज करना चाहिए। तो मिस्टर रॉबिन्स, अगर ये विशुद्ध विज्ञान है तो फिर आप चाहिए में क्यों आ जाते हैं? अर्थात आप यहां पर रॉन्ग हैं। अगला, आर्थिक समस्या का कारण सिर्फ दुर्लभता नहीं है। आप कहते हैं कि आर्थिक समस्या दुर्लभता के कारण उत्पन्न होती है। दुर्लभता क्या है? साधन सीमित हैं। ये दुर्लभ है, आवश्यकताएं अनंत हैं। दुर्लभ का मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो साधन वही दुर्लभ होते हैं जिनकी मांग होती है, और मांग बिना कीमत के नहीं होती है। तो निश्चित तौर पे आवश्यकताओं की तुलना में साधन दुर्लभ होते हैं। मैं पूछता हूं कि जो बड़े विश्व के बड़े बड़े देशों में मंदियां आती है, क्या दुर्लभता से आती है? निश्चित तौर पे अति उत्पादन से आती है। इतनी उत्पादन हो जाती है कि उनकी बिक्री बंद हो जाती है, बिक्री कम जाती है, पूंजी इन्वेस्ट हो जाती है, फैक्ट्रियों में से उत्पादनों का ढेर लग जाता है। लाभ की लालसा में इतना ज्यादा उत्पादन कर देते हैं कि खरीदार नहीं रह जाते, खरीदार उस अनुपात में नहीं रह जाते हैं। होता क्या है? लाभ की लालसा में उत्पादन के बीच में बंटने वाले आय के साधनों में सबसे बड़ा हिस्सा एंटरप्रेन्योर के हाथों में चला जाता है, और उससे उत्पादन वो और बढ़ा देते हैं। मार्केट सिर्फ साहसी से नहीं बनता है, मार्केट बनता है मजदूरों से, मार्केट जो है बनता है पूंजी देने वालों से, यानी विभिन्न तरह की जनसंख्या होती है। सबसे बड़ा वर्ग मजदूर होता है। उन मजदूरों की आय उस रफ्तार में नहीं बढ़ती है जिस रफ्तार में साहसी की आय बढ़ जाती है, और साहसी अपने आय को अधिक लाभ कमाने के लिए उत्पादन बढ़ाने में लगा देता है। अब आप ही बताइए खरीदार कौन होगा? तो निश्चित तौर पर देश की 90% जनसंख्या मजदूर है, खरीदार तो वो होगा। उनकी इनकम से ज्यादा उत्पादन हो गई तो क्या उत्पादन बिकेगी? ये अति उत्पादन की समस्या हो जाती है, मंदी इसी को कहते हैं। सबसे बड़ी चीज आप देखिए ना, बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी अधिक जनसंख्या के कारण ही तो है। जनसंख्या दुर्लभ कहां है? जनसंख्या तो यहां आसान है, ये बहुत ज्यादा है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हर चीज दुर्लभ होने से होता है समस्या? यहां तो काफी होने से हो जा रहा है। काफी लोग हैं, फलतः जितने श्रम की आवश्यकता है, जितनी श्रम की मांग है, उससे ज्यादा श्रम की पूर्ति हो जा रही है। श्रम की पूर्ति अधिक होने के कारण लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, या तो कम मजदूरी पर काम कर रहे हैं। कम मजदूरी पर काम करना भी बेरोजगारी ही है, जो देखने में पता नहीं चलता है। यदि एक व्यक्ति की क्षमता है महीना में 50,000 रुपए के उत्पादन करने की, उसका वेतन होना चाहिए 50,000, लेकिन वो व्यक्ति अधिक ज्यादा मात्रा में श्रम की पूर्ति होने के कारण लाचारी में 25,000 पर ही काम करता है, तो वह व्यक्ति आधा बेरोजगार है। दो व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति पूरा बेरोजगार हो जा रहा है, यह भी एक प्रकार की बेरोजगारी है। तो यह तो श्रम की बहुलता के कारण हो रहा है, दुर्लभता के कारण नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यहां देखिए, मंदी की अवस्था में व्हाइट कॉलर जॉब समझते हैं? कंपनी के बड़े बड़े मैनेजर, उनकी छुट्टी होने लगती है। ये मंदी की ग्राफ नीचे की ओर गिर रही है, इनकी पेट से कलेजे में छेद करते हुए इनकी नौकरी जा रही है। और नौकरी जाने से क्या होगी पता है? 2019 से भारतीय अर्थव्यवस्था में 23 अगस्त 2019, दिमाग में याद रखिएगा, 23 अगस्त 2019 नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कपूर ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की इतनी खराब हालत 70 सालों में कभी नहीं हुई थी। आपको याद रहना चाहिए कि 23 अगस्त 2019 को कोरोना भारत में प्रवेश नहीं किया था, उसके बाद प्रवेश किया था। तो ये मंदी की हालत में इनकी नौकरियां जा रही थी। इससे परिणाम क्या हुआ? मंदी और बढ़ गई। समाचार पत्रों पर नजर डालें, अगर नहीं डालते हैं तो आज से डालना शुरू करें, न्यूज को देखें। सबसे पहले स्थिति खराब हुई मारुति उद्योग लिमिटेड में। क्यों हुई? आप कल को सिर्फ सिलेबस ही कवर नहीं कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बन रहे हो, इस पर भी ध्यान देना होगा। मारुति उद्योग लिमिटेड में इस कारण हुई कि मारुति की गाड़ियां 4 लाख से 12 लाख के रेंज में आती है अधिकांश, और हमारे जैसे छोटे इनकम वाले लोग ईएमआई पर वो गाड़ियां खरीदते हैं। जब ऐसे ऐसे लोगों की नौकरी गई, यही तो मारुति के खरीदार थे, या तो इनकी नौकरी गई या तो इनकी वेतन में कटौती हुई, तो इनका धैर्य भी डोल गया। ये मारुति खरीदना बंद कर दिए क्योंकि इनका वेतन का कोई निश्चितता नहीं था।
कि अगला महीना कितना मिलेगा, तो ईएमआई कैसे पेमेंट करने की बात करते। फलतः मारुति उद्योग लिमिटेड में सबसे पहले मंदी छाई और वह मंदी पूरे भारत में फैलती गई और इसी बीच भयंकर कोरोना संकट भी आ गया। बची खुची सब इमारत ढहा रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पांचवा स्थैतिकी विश्लेषण। इनकी परिभाषा में एक चीज आपने देखा, विशुद्ध विज्ञान बनाने के चक्कर में इन्होंने क्या कर डाला, कुछ दिए हुए फिगर्स को इन्होंने रखा, अर्थात यह बताने की कोशिश किए कि एक निश्चित साधन है और निश्चित साध्य है। ABC साधन है, 1 to 10 साध्य हैं। ठीक है, साध्यों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी आवश्यकताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इनके परस्पर क्रिया को हम अर्थशास्त्र में रखते हैं। ये आप एक निश्चित फिगर की बात कर रहे हैं, दुनिया परिवर्तनशील है, हर चीज बदलते जाता है, तो जब आप निश्चित फिगर की बात कीजिएगा तब तो आपका इकोनॉमिक्स स्टैटिक हो गया, दुनिया तो डायनेमिक है ना। तो जब परिवर्तनशील है और कहा जाता है कि परिवर्तन ही विकास का नियम है, तो ऐसी स्थिति में तो आपका यह विश्लेषण अप्रासंगिक हो जाता है। और ऐसी स्थिति में आप आय, रोजगार, बढ़ती हुई जनसंख्या, इन सबों के बारे में आप कैसे सोच सकते हो। तब तो आपके अनुसार देश की आय जहां है वही रह जाएगी वर्षों तक, रोजगार जो है वही रह जाएगी, उत्पादन जो है वही रह जाएगी। ऐसा संभव नहीं है। यानी अगला पॉइंट में वो बात भी आता है कि आप आर्थिक विकास के बारे में व्याख्या नहीं करते हैं। स्थैतिक दृष्टिकोण के कारण जहां है अर्थव्यवस्था वहीं पर आप रोके रखते हैं। यह भी आपसे भयंकर त्रुटि हुई। अर्थशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बनाना गलत है आपका। आपने नेचुरल साइंस की जैसा अर्थशास्त्र को बनाने की कोशिश की कि विशुद्ध विज्ञान है। नेचुरल साइंस में जो निष्कर्ष होते हैं वो सत्य होते हैं, और जब गलत होते हैं तो उसको हम असत्य नहीं कहते हैं बल्कि गलत कहते हैं, वो सिलेबस से आउट कर दिया जाता है। आज अगर इस परिभाषा का खंडन हो जाए फिजिक्स में कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यह गलत सिद्ध हो जाए तो कल से स्टूडेंट को पढ़ने के लिए नहीं रहेंगे। लेकिन ये मानव विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इसमें कोई भी चीजें कभी पूर्णतः गलत नहीं होती और कोई भी चीजें कभी पूर्णतः सही नहीं होती, क्योंकि यह समाज के व्यक्तियों की मनोदशाओं पर निर्भर करती है। जो कंसेप्ट, जो धारणाएं मेरे दिमाग में अच्छे लग रहे हैं, किसी दूसरे के दिमाग में वो धारणाएं गलत भी हो सकती है। एक ही वस्तु पर आप देखें विभिन्न लोगों का दृष्टिकोण अलग होता है। ये कलम है, मेरे लिए कितना उपयोगी है, छात्र के लिए कितना उपयोगी है, किसान के लिए कितना उपयोगी है, सब तो कीमत 5-6 रुपया देंगे, लेकिन उपयोगिता सबके लिए भिन्न भिन्न हो जाती है। तो हम नेचुरल साइंस जैसे इसके निष्कर्षों को सत्य कैसे कर सकते हैं। नेचुरल साइंस का मतलब समझ रहे हैं ना, मोटे तौर पर ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इसके निष्कर्ष सही होते हैं, इसके निष्कर्ष गलत भी हो सकते हैं। जैसे अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहता है कि मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। मान लेते हैं, बढ़िया से सुनिएगा, मूल्य बढ़ गई, मूल्य बढ़ के दूनी हो गई, आपके पिताजी की आय 4 गुनी बढ़ गई, तो क्या आप जो वस्तु खरीद रहे हैं वो पहले से कम खरीदिएगा? हम तो समझ रहे हैं कि आप बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि जितना मूल्य बढ़ने से घटा हुआ, आय बढ़ने से उससे दुगना मुनाफा हुआ, तो कहां मांग का नियम काम किया फिर यहां? तो हम यही कह सकते हैं ना कि इसकी भविष्यवाणियां पूर्णतः या इसके निष्कर्ष प्राकृतिक विज्ञान जैसे पूर्णतः सही नहीं होते, अतः इसको विशुद्ध विज्ञान बनाना गलत है। अगला हम कहते हैं साध्य और साधन के बीच में स्पष्ट अंतर नहीं है। आपने साध्य और साधन के बीच में भी स्पष्ट अंतर नहीं किया है, इस बात को ध्यान दिया जाए। एक डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला एक छात्र जब पढ़ाई करता है तो पढ़ाई उसका साधन है और लक्ष्य उसका क्या है? डॉक्टर बनना। लेकिन जब डॉक्टर बन जाता है तो डॉक्टरी ही उसका साधन बन जाता है और लक्ष्य क्या हो जाता है? आय कमाना। एक समय जो साध्य था वह दूसरे समय साधन बन जाता है। अतः यहां आपका कोई स्पष्ट रेखा नहीं है कि कब वो साध्य होगा और कब वो साधन होगा। अब इन सारी आलोचनाओं के बाद एक नजर हम पिछली बार जो मार्शल की परिभाषा पढ़े थे और रॉबिन्स की परिभाषा पढ़े थे, इन दोनों के अंतरों को देख लें। मार्शल की परिभाषा में आपने क्या पढ़ा था कि उनकी परिभाषा कल्याणवादी है, मानव कल्याण का विज्ञान है। याद होगा ये क्या कहते हैं? कल्याण से कोई मतलब नहीं, यह उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, अर्थात उद्देश्य के बारे में
उद्देश्य के औचित्य और अनौचित्य पर इसको कोई कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। तो जब चाहिए शब्द हट ही गया कि कौन सा उद्देश्य सही होना चाहिए कौन सा नहीं, तो कल्याण तो अपने आप समाप्त हो गए। दूसरा, मार्शल की परिभाषा में आपने पढ़ा था कि यह वर्गात्मक है। वर्गात्मक कैसे था, फिर आपको हम रिमाइंड कर देते हैं। उन्होंने परिभाषा में आर्थिक, अनार्थिक, भौतिक, अभौतिक, सामाजिक, असामाजिक, साधारण, असाधारण, इन वर्गों में तथ्यों को विभाजित किया। इनकी परिभाषा विश्लेषणात्मक है। विश्लेषणात्मक का मतलब क्या है, कर्मिक अध्ययन है। कर्मिक अध्ययन का मतलब विशुद्ध विज्ञानवादी अध्ययन, अर्थात कारण और परिणाम का अध्ययन। कारण क्या है, सीमित साधन, असीमित आवश्यकताएं, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, फलता परिणाम क्या निकलता है, चुनाव, जिसको आर्थिक समस्या कहते हैं। यही तो विश्लेषणात्मक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्रिक सामाजिक विज्ञान है। इनके अनुसार, रॉबिन्स के अनुसार, संपूर्ण मानव से संबंध है। मार्शल में आपने देखा था कि उन्होंने कहा कि हम सिर्फ समाज में रहने वाले मनुष्य का अध्ययन करेंगे। ये कहते हैं चयन की समस्या तो सब पर लागू होता है, चाहे समाज में रहे या समाज में न रहे। चौथा, संकुचित क्षेत्र। ये सिर्फ आर्थिक क्रियाओं के लिए थे। खूब याद कीजिए, इन्होंने क्या कहा था, अर्थशास्त्र मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रिया के उस भाग का निरीक्षण करता है जो कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक पदार्थों की उपलब्धि तथा उसके उपयोग के साथ घनिष्ठ संबंध रखता हो। यह मार्शल की परिभाषा थी। यानी भौतिक पदार्थ की उपलब्धि करके उसका उपयोग करके कल्याण प्राप्त करे। तो यह भौतिक पदार्थ कौन सी चीज है, तो भौतिक पदार्थ भौतिक जो है आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होगी, क्योंकि भौतिक पदार्थ की कीमत होगी, वह आर्थिक वस्तु होगी। तो आर्थिक वस्तु आर्थिक क्रिया से ही उत्पन्न होगी ना। तो मार्शल के अनुसार आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन था। ये कहते हैं आर्थिक गैर आर्थिक हम सब क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आपने पढ़ा अभी, हमने समझाया था कि एक सन्यासी को भी समय का विभाजन करना पड़ता है। वो क्रियाएं आर्थिक तो नहीं, गैर आर्थिक है। नेक्स्ट हम आते हैं आर्थिक क्रियाओं का मापदंड मुद्रा के रूप में। इन्होंने क्या कहा, आपने देखा था कि मार्शल की परिभाषा में उनके अनुयायी प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि आर्थिक क्रियाओं का मापदंड मुद्रा के रूप में करेंगे। यानी हम जो है जो क्रिया करते हैं उससे कितना कमाते हैं, इससे मतलब है, या उससे क्या हम गेन या लॉस करते हैं। ये कहते हैं क्रियाओं को लेकर कोई मापदंड नहीं। बहुत सारी क्रिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन्यासी के बारे में ही हम कह सकते हैं। जैसे एक नर्स है, एक नर्स जब हॉस्पिटल में सेवा करती है तो उसको तनख्वाह मिलती है, तो उसको तो हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। लेकिन वही नर्स जब घर पर आकर के अपने बच्चे या बूढ़े की सेवा करती है तो उसको तनख्वाह नहीं मिलती है। तो मार्शल के अनुसार तो उसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि वह आर्थिक क्रिया नहीं है घर पर आकर काम करने का। लेकिन अगर ह्यूमन बिहेवियर में ऐसा होना शुरू हो जाए तो क्या वस्तुतः अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट नहीं पड़ेगी? हर कोई अपने बुजुर्गों की, अपने बच्चे की सेवा करना बंद कर दे आपके अर्थशास्त्र के अनुसार, तो धन जो है पहले जन की क्षति होगी, फिर धन की क्षति होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यथार्थवादी और आदर्शवादी है। मार्शल की परिभाषा अंशतः यथार्थवादी और आदर्शवादी है। यथार्थवादी क्या है कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। आदर्शवादी यह है कि इन्होंने लक्ष्य रखा है मानव कल्याण का, कि हम धन इसीलिए उत्पादन करेंगे ताकि मानव कल्याण कैसे मिले। ये कहते हैं हमको कल्याण वल्याण से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि सीमित साधन और असीमित आवश्यकता के बीच संबंध क्या है, इसका विश्लेषण करना, क्या होना चाहिए, इससे मेरा मतलब नहीं है। तो ये यथार्थवादी है। इनका व्यवहारिक है। वस्तुतः जिंदगी में हम यही तो करते हैं, अपनी कल्याण, अपने परिवार की कल्याण, देश की कल्याण, समाज के कल्याण के लिए जीवन भर अथक मेहनत करते हैं, भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और प्रायोरिटी के हिसाब से एक दूसरे पर खर्च करते हैं। अतः इनकी सिद्धांत व्यवहारिक है, मार्शल के सिद्धांत से तालमेल ये मानव जीवन की विचारधारा खाती है, लेकिन इनका सैद्धांतिक बन के रह जाता है। हम इतना ही तक नहीं होते हैं सिर्फ ये कह देना कि हाँ साधन का आवश्यकता से रिलेशन है, साधन आवश्यकता पर खर्च होते हैं, इतना से ही सिर्फ हमारा मतलब नहीं है, बल्कि ये भी निर्णय लेना होता है कि सीमित साधन को कौन सी आवश्यकता पर पहले खर्च करनी चाहिए, यानी चाहिए लगाना होगा। तो जो है एक तरह से ये सैद्धांतिक बन जाता है। अब हमने अंतिम में देखते हैं, कुछ प्रश्न हमने दे दिए हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अर्थशास्त्र विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, किसका कथन है? तय बात है, विशुद्ध विज्ञान मानने वाला रॉबिन्स, जिसने कहा कि चाहिए शब्द नहीं है, यहाँ सिर्फ इस बात का अध्ययन है कि क्या है,
क्या होना चाहिए इससे हमारा मतलब नहीं। बी विकल्प होगा। किस अर्थशास्त्र की परिभाषा विश्लेषणात्मक है? रॉबिन्स की। मार्शल की परिभाषा क्या थी? वर्गात्मक। एडम स्मिथ धन संबंधी, सिर्फ धन पर फोकस करते हैं। रॉबिन्स ही तो विश्लेषण किए। चलिए, मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा के बीच दो अंतर को लिखें। मैंने 6-7 अंतर दिया है, कोई उसमें से 2 चुन लीजिए। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। कैसे? क्योंकि ये कहते हैं कि हमको उद्देश्य के औचित्य और अनौचित्य पर प्रकाश डालने का अधिकार नहीं है, अतः उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, उद्देश्यों के प्रति हम ध्यान नहीं देते हैं। रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। परिभाषा हिंदी और अंग्रेजी में लिख दीजिए। अंग्रेजी परिभाषा जरूर रटिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अर्थशास्त्र की पढ़ाई हिंदी में इंटर के बाद ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा और उसके बाद 4 आलोचनाएं लिख करके उनकी व्याख्या कर दीजिए। मैंने 7-8 आलोचनाएं लिखे हैं। मैं समझता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, चाहे यूट्यूब पर हो या मेरे फेसबुक आईडी पर आप करें, जहां आपकी इच्छा हो।